हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन गोलवाड़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीटीईटी, सीईटी, बीएसटीसी, पशु परिचर एंड राजस्थान की सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भौतिक भाग। 2 या 3 क्लास में आपका राजस्थान का भौतिक भाग कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 10-10, 15-15 मिनट की ये क्लास लगने वाली है। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे। मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। गत वर्षों में इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान को सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से विभाजित करने वाले कौन से व्यक्ति थे? यानी राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन करने वाले पहले व्यक्ति थे प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया? तो राजस्थान को 7 भौतिक भागों में बांटा गया। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक भागों में बांटा था। 7 भौतिक भाग कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। पहला, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। इन 7 भागों में बांटा। मैप के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ये देखो, ये ऊपर ही ऊपर आपका नहरी यानी घग्गर प्रदेश है, इधर शुष्क है, इधर अर्ध शुष्क अरावली है, ये पूर्वी है, ये बीहड़ है, ये पूर्वी क्षेत्र है, ये दक्षिण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान का सामान्य भौतिक विभाजन, यानी राजस्थान को सामान्यतः कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? राजस्थान को सामान्यतः कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। 4 भौतिक भाग कौन कौन से? अरावली, मरुस्थल, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। तो मरुस्थल, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। मैप के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ये देखो, आपका पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये पूर्वी मैदान है, ये दक्षिण पूर्वी पठार है। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो आपको आंसर देना है 4। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौतिक भाग नहीं है? तो चारों में से आपको कोई एक ऐसा दे दिया जाएगा जो नहीं है, तो आपको ये चारों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में सामान्य जानकारी है। ये आपके सामने दे रखे हैं भौतिक प्रदेश: मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, हाड़ौती। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्षेत्रफल मरुस्थल का कितना है? तो आपको बताना है 61.11%। अरावली का क्षेत्रफल कितना है? 9%। पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 23%। हाड़ौती का क्षेत्रफल कितना है? 6.89%, यानी लगभग 7%। जनसंख्या मरुस्थल में कितनी निवास करती है? 40%। अरावली में कितनी निवास करती है जनसंख्या? 10%। पूर्वी मैदान में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 39%। हाड़ौती में कितनी निवास करती है? 11%। ये ज़िले आपको पुराने हैं, अभी नए अपडेट नहीं हुए हैं। पहले ज़िले आते थे 12 ज़िले, अरावली में आते थे मुख्यतः 13 ज़िले, पूर्वी मैदान में आते थे 10 ज़िले। ये ज़िले वाला आपको क्वेश्चन याद नहीं करना है, ये आता भी नहीं है, बस मरुस्थल से आता है। तो लेकिन ये अपडेट हुआ है नई जीके में, वो अभी आए नहीं है, आप इनको याद मत करना। मिट्टी याद रखनी है कि मरुस्थल में कैसी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी। अरावली में पर्वतीय मिट्टी या बनिया मिट्टी, क्योंकि पर्वत है और वन है इसलिए उसको बनिया मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं। पूर्वी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ अधिक बहती है, तो जल के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है जलोढ़। यहाँ पर सबसे अधिक कृषि होती है पूर्वी मैदानों में, ध्यान रखना। हाड़ौती में ये लावा से निर्मित पठार है, यहाँ पर इसका उद्गार लावा से हुआ है, यानी ज्वालामुखी से। तो इस कारण यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। जलवायु की बात करें हम तो शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु, यहाँ उपाद्र जलवायु, यहाँ आर्द्र जलवायु, यहाँ अति आर्द्र जलवायु। वर्षा की बात करें तो 0 से 50 सेंटीमीटर, अरावली में 50 से 90 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदान में 50 से 80 सेंटीमीटर और हाड़ौती में 80 से
120 सेंटीमीटर। निर्माण काल, मरुस्थल का निर्माण काल समय कब का है? टर्शरी काल का माना गया है। अरावली का प्री कैम्बियन काल, पूर्वी मैदान का प्लीस्टोसिन काल, हाड़ौती का क्रेटिशियस काल, ये माना है। अब देखो, आपको बस ये याद न करना है क्षेत्रफल, जनसंख्या और मिट्टी और जलवायु। अब देखो, मिट्टी का अलग से आपको पूरा टॉपिक लाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, जलवायु का भी अलग से, वर्षा का भी अलग से और निर्माण काल का भी अलग से, ये सारे अलग से पढ़ाए जाएंगे ये टॉपिक भी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है? अब राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उनमें सबसे अधिक जनसंख्या किस में है? तो आपने अभी इससे पहले वो सारणी देखी थी, उसमें देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में दे रखी है। देखो यहाँ पे देखो 40% जनसंख्या दे रखी है आपका मरुस्थल में। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करेगी? मरुस्थल में। तो मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में जनघनत्व सबसे अधिक है? जनघनत्व पूछा है यहाँ, यानी क्षेत्रफल तो है कम और जनसंख्या है ज़्यादा। तो ये क्षेत्र आता है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान क्षेत्र में जनसंख्या कितनी पाई जाती है? आपको अभी बताया था 39%। तो जनसंख्या पाई जाती है 39% और क्षेत्रफल है यहाँ का लगभग 23%। इसलिए यहाँ पर जनघनत्व सबसे अधिक और जनघनत्व सबसे कम पाया जाता है, ध्यान रखना, किसमें? मरुस्थल में, क्योंकि मरुस्थल का क्षेत्रफल है 61.1% और जनसंख्या पाई जाती है 40%, यानी क्षेत्रफल ज़्यादा और जनसंख्या पाई जाती है कम, इसलिए वहाँ का जनघनत्व है कम। तो सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है मरुस्थल का और सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूर्वी मैदान का। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? और राजस्थान का जो मरुस्थल है, वैसे हमारे ये भारत का भी मरुस्थल, राजस्थान का भी मरुस्थल, किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मरुस्थल का निर्माण किसे माना गया है? मतलब किससे हुआ है? मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ है या किससे माना गया है? तो आपको मैंने ये पहले ही बता दिया था कि तेतीस सागर से मरुस्थल का निर्माण माना गया है। राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। अब जो राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है शुष्क और एक है अर्ध शुष्क। एक है शुष्क और एक है अर्ध शुष्क। इनको 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? अभी मैंने बताया। तो मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क को बांटने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो ये आपको बताया गया है। देखो शुष्क मरुस्थल को, अब मैंने अभी बताया आपको, मरुस्थल को देखो सुनो, मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया था, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी एक तो है चट्टानी भाग और एक है रेतीला भाग। मतलब मरुस्थल में भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर पथरीला है, जहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर रेत पाई जाती है। तो देखो 41.5% तो है बालू का मुक्त प्रदेश, यानी जहाँ पर बालू का मतलब रेत नहीं पाई जाती है, चट्टानी भाग है जिसको हम हमदा बोलते हैं, हमादा। तो ध्यान रखना, हमादा क्या है? चट्टानी भाग। मरुस्थल में पाया जाने वाला चट्टानी भाग क्या कहलाता है? हमादा। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश ये है 58.5%, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बरखान क्या है? बरखान क्या होता है? तो देखो बहुत बार पूछा गया है बरखान क्या है। तो बरखान एक स्तूप है, बालू का स्तूप जो मरुस्थल में बनते हैं। ये सबसे तेज गति के होते हैं और मरुस्थल को फैलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सेकावाटी में पाए जाते हैं। विशेषकर एक गांव है भालेरी चूरू, जिसको पालेरी बोलते हैं, भालेरी बोलते हैं, वहाँ के प्रसिद्ध है बरखान। भालेरी पालेरी गांव चूरू के प्रसिद्ध है। ये अर्धचंद्राकार के होते हैं, सबसे तीव्र गति के होते हैं। तो ध्यान रखना, बरखान क्या है? मरुस्थल में बनने वाले बालू का स्तूप है। ये सेकावाटी में पाए जाते हैं। ये अर्धचंद्राकार होते हैं, सबसे तीव्र गति से बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। सबसे अधिक पाए जाते हैं पालेरी गांव चूरू में पाए जाते हैं, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मरुस्थल में सभी जगह पाए जाने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं? तो जहाँ मतलब सभी जगह बनते हैं वो बालू का स्तूप मरुस्थल में, तो वो कौन से हैं बताओ? तो वो है पैराबोलिक, जो महिलाओं की हेयर पिन के समान होते हैं। पैराबोलिक जो महिलाओं की हेयर पिन के समान होते हैं। अब ये कहाँ बनते हैं? पेड़ों के पास बनते हैं, पेड़ों के सहारे, मतलब पेड़ होते हैं तो उनके सहारे सहारे बनते हैं। अब पेड़ सभी जगह पाए जाते हैं भाई, मरुस्थल में पेड़ सभी जगह पाए जाएंगे ना थोड़े थोड़े, तो इसलिए ये स्तूप भी सभी जगह पाए जाते हैं। तो पेड़ों के सहारे सहारे बनते हैं, इसलिए ये स्तूप भी सभी जगह पाए जाते हैं। धरियन किसे कहते हैं? धरियन, तो देखो धरियन के लिए आपको ये याद रखना है कि धरियन कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। ये भी एक स्तूप होते हैं, बालू का मिट्टी के बनते हैं। तो धरियन जैसलमेर में पाए जाने वाले स्तूप, तो जैसलमेर को याद रखना है। धरियन कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है अर्धशुष्क मरुस्थल। देखो 2 बार लिख दिया इसमें, अर्धशुष्क मरुस्थल। तो देखो अर्धशुष्क मरुस्थल, अभी अपन ने शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ी कुछ विशेषता है। अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वहाँ पे अपन ने देखा शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था बालू का युक्त, दूसरा बालू का मुक्त। तो इसी प्रकार अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भाग आपके सामने। अर्धशुष्क मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा गया। लूनी बेसिन, नागौर उच्चभूमि, शेखावाटी प्रवाह क्षेत्र और घग्गर बेसिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गौडवाड़ बेसिन के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? गौडवाड़ बेसिन, तो जो अपनी लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको गौडवाड़ बेसिन कहते हैं, जहाँ पर लूनी नदी बहती है। तो वहाँ पे आ जाएगा आपका जालौर है, सांचौर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, सिरोही है आदि। अगला है नेहड़ रन किसे कहते हैं? नेहड़ किसे कहते हैं? तो जो लूनी नदी का अंतिम छोर है जो सांचौर में बहता है उसे नेहड़ कहते हैं। नेहड़ पहले ये जालौर में आता था, तो लूनी नदी का जो अंतिम छोर है जो बहता है उसको क्या कहते हैं? नेहड़। तो सांचौर जालौर में लूनी नदी के प्रवाह को क्या कहते हैं? नेहड़। अगला क्वेश्चन है काला भूरा डूंगर कहाँ स्थित है? तो काला भूरा डूंगर पाली में स्थित है। सीधा सीधा याद रखना है अपन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी किसे कहते हैं? कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी किसे कहते हैं? तो नागौर से अजमेर तक भूमिगत जो जल पट्टी है उसको क्या कहते हैं? बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी। यहाँ इसमें फ्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक होती है इस पानी में, तो इसको पीने से लोग क्या हो जाते हैं? बांका कुबड़े हो जाते हैं, है ना। तो फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, ध्यान रखना है यहाँ पे। सर किसे कहते हैं? सर, तो शेखावाटी में पाए जाने वाले तालाबों को सर कहते हैं, जैसे अलसीसर, मलसीसर, है ना। अगला क्वेश्चन है शेखावाटी क्षेत्र में स्थित कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र में स्थित कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? तो शेखावाटी में स्थित कच्चे कुओं को क्या कहते हैं भाई? जौहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जौहड़। और जौहड़ वाले बाबा कौन है बताओ? जौहड़ वाले बाबा है राजेंद्र। कौन है? राजेंद्र, यानी पानी वाले बाबा, जौहड़ वाले बाबा राजेंद्र राठौड़ है, राजेंद्र सिंह है वो, है ना। राजेंद्र है, मतलब राजेंद्र याद रखना है आपको। तो जौहड़ वाले बाबा कौन है? राजेंद्र, है ना। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जौहड़ वाले बाबा राजेंद्र, है ना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। शेखावाटी में स्थित पक्के कुओं को क्या कहते हैं? तो पक्का कुआं नाड़ा कहलाता है। शेखावाटी में स्थित पक्के कुएं नाड़ा कहलाता है। और देखो नोट लगा कि मैंने इसमें मेंशन भी किया है कि हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाड़ी कहते हैं। तो हनुमानगढ़ में जो नदी से घग्गर नदी बहती है उसको क्या बोलते हैं? नाड़ी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो नाड़ा अलग है, नाड़ी